वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन सीरीज के अंतर्गत मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन। कितने प्रकार से महंगाई को मापा जा सकता है। ठीक है, महंगाई को मापने की विधियां। महंगाई या मुद्रास्फीति को मापने की विधियां, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, महंगाई को मापने के मेनली तीन मेथड्स हैं। पहला है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स या जिसे आप लोग WPI कहते हैं। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI, जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहेंगे। और तीसरा होता है GDP डिफ्लेटर। जीडीपी अपस्फीतिकारी। तो ये तीन मेथड्स हैं महंगाई को मापने के। एक है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक जिसे कहेंगे। दूसरा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और तीसरा है GDP डिफ्लेटर, GDP अपस्फीतिकारी। ध्यान रखिएगा, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, यह उत्पादकों के लिए यानी प्रोड्यूसर्स के लिए इन्फ्लेशन मेजर करता है। प्रोड्यूसर्स आर सेलर्स के लिए इन्फ्लेशन मेजर करता है। ठीक है, इट मेजर्स इन्फ्लेशन फॉर प्रोड्यूसर्स आर सेलर्स। ठीक है, उत्पादकों या विक्रेताओं के लिए महंगाई का मापन करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कौन मेजर करता है इसको? इसका मापन कौन करता है? तो इसका मापन करता है DIPP, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP। ठीक है, तीसरा बेस ईयर क्या है? तो क्योंकि महंगाई है तो तुलनात्मक होगी, तो बेस ईयर आधार वर्ष 2011-12। ठीक है, और यदि इसके बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो मैं इधर ही लिख रहा हूं, फोर्थ, it only measures inflation in goods
यह केवल और केवल वस्तुओं में महंगाई का मापन करता है। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, ये केवल वस्तुओं में महंगाई का मापन करता है, यह केवल वस्तुओं में महंगाई का मापन करता है। ठीक है, सेवाएं शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है? यह उत्पादकों की दृष्टि से महंगाई का मापन करता है, पहली बात। इसका मापन DIPP करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। कैलकुलेशन के लिए, महंगाई के मापन के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसमें केवल और केवल वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, WPI के कैलकुलेशन में केवल और केवल वस्तुएं शामिल हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ठीक है, CPI की बात अभी करेंगे, ये चारों पॉइंट जो हैं वो WPI से रिलेटेड है। ठीक है, अभी CPI की बात हम करेंगे, CPI की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इधर नीचे जगह नहीं थी तो इधर हमने इसे लिख लिया है 4th पॉइंट। तो ध्यान रहे, पहला पॉइंट उत्पादकों के लिए, दूसरा मेजर DIPP करता है, तीसरा जो बेस ईयर है 2011-12 है, और ये केवल वस्तुओं में महंगाई का आइटम करता है। नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर ऑफ गुड्स कितने हैं? कितने नंबर ऑफ गुड्स हैं? 697 आइटम्स हैं इसमें। ठीक है, कितने आइटम्स हैं? 697 आइटम्स में महंगाई का मापन करता है। और ध्यान रखिएगा, जो पूरी कैटेगरी है इसकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है वो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, जिसमें सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं। दूसरे में फ्यूल एंड पावर है, और तीसरे में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है। जिसमें हाईएस्ट वेटेज जो है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसको हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। ठीक है, और जो लीस्ट वेटेज है वो फ्यूल एंड पावर का है। जो लीस्ट वेटेज है वो फ्यूल एंड पावर को दिया गया है। पूरे आर्टिकल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड आइटम का, लीस्ट वेटेज है फ्यूल एंड पावर का, यानी सबसे ज्यादा भारांक किसका है? मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का। सबसे कम भारांक किसका है? फ्यूल एंड पावर का। ठीक, तो ये है आपका WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और CPI की बात करते हैं। तो CPI की अगर हम लोग बात करें तो CPI में सभी लोग ध्यान देंगे, पहला पॉइंट, ये उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन करता है। किसके लिए महंगाई मापता है? ये इन्फ्लेशन मेजर करता है फॉर कंज्यूमर्स।
उपभोक्ताओं के लिए। दूसरा, इसका मापन कौन करता है? इसका मापन कौन करता है? पहले इसका मापन सीएसओ करता था, अब इसका मापन एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आपको पता होगा सीएसओ को एनएसओ में बदल दिया गया। जो बेस ईयर है, आधार वर्ष 2011-12 ही है, ठीक है, 2011-12 आधार वर्ष है। चौथा, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में ये महंगाई का मापन करता है, मतलब इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल है, ठीक है। पांचवा, टाइप्स, कितने टाइप्स का है ये? तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 टाइप्स के हैं सीपीआई मेनली। एक है आपका सीपीआई आर, आर फॉर रूरल। दूसरा है सीपीआई यू, यू फॉर अर्बन। और तीसरा है सीपीआई सी, सी फॉर कंबाइन, ठीक है, रूरल अर्बन कंबाइन। ये 3 टाइप, मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड है सीपीआई। और ध्यान रखिएगा, इसमें से जो सीपीआई सी है, इसी को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। यही हमारा क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। तो हमारे पास जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो है 4% प्लस माइनस 2%, ये टारगेट है हमारे पास। यानी कि इन्फ्लेशन मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% रहेगा, और आइडियल केस में 4% रहेगा। ये टारगेट हमें मेंटेन रखना है 2026 तक। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है वो सीपीआई सी ही होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। ये जो सीपीआई सी को हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाने की बात कही गई है, ये कही थी उर्जित पटेल कमेटी ने। इससे पहले डब्ल्यूपीआई को माना जाता था, लेकिन 2013 में उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया और 2014 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और 2016 से हम ये टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। तो उर्जित पटेल कमेटी ने ही सीपीआई सी को हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाने का रिकमेंडेशन दिया था, और आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, सीपीआई सी को हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन बना दिया है, ठीक है। तो सीपीआई के मेनली 3 वेरिएंट है, रूरल, अर्बन और कंबाइन, जिसमें से जो सीपीआई सी है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन या मुख्य मुद्रास्फीति दर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रही, दिस इज योर सीपीआई। अब इसके बाद हमारे पास आता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, ये बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। परसेंटेज में दिखाने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। अब वहीं पर हमने कहा था कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 1 होता है, देन देयर इज नो प्राइस राइज। अगर जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 1 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 1 होता है, तो देयर इज अ प्राइस राइज, ठीक है। अगर 1 के बराबर यानी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इक्वल है तो कोई प्राइस राइज नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा है, तो देयर इज अ प्राइस राइज, ठीक है। तो ये 2 केस हमें मिलते हैं। लेस देन 1 वाला केस नहीं मिलेगा। लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि आज से 3 साल बाद 4 साल बाद वस्तु के दाम घटे हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि हम सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन करके भी रखते हैं। अगर आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% भी माने तो भी 5 साल बाद वस्तु के दाम में 4% के हिसाब से 20% का प्राइस राइज हमें देखने को मिलेगा। तो जनरली ग्रेटर देन 1 ही, लेस देन 1 वाला सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर। अब कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में इन्फ्लेशन को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सीपीआई को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाया गया तो सीपीआई ही बेटर तरीके से मेजर करेगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो महंगाई को मापने का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी वस्तुओं में महंगाई की स्थिति का पता लगता है।
जबकि WPI और CPI कुछ निश्चित वस्तुओं में ही महंगाई का मापन करते हैं। फिर अगला सवाल आपका ये होगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर GDP डिफ्लेटर को ही क्यों नहीं मानक मान लिया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन? इसलिए क्योंकि CPI WPI मंथली बेसिस पे जारी होते हैं और GDP का डेटा हमें क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल होता है, इसीलिए हम GDP डिफ्लेटर को हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं बना सकते हैं फिलहाल के लिए। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसकी आगे की चर्चा करेंगे, महंगाई के कारणों के बारे में जानने की चर्चा करेंगे और फिर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।